हेलो दोस्तों, मैट फ्लिक में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए वेनम लेट डर्बी कार्नेज की हिंदी एक्सप्लेनिंग लाया हूँ। मूवी की बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड क्रेडिट सीन तक सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। मूवी की एक्सप्लेनिंग से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनिंग। जैसा कि वेनम 1 में आपने देखा था, हैन समझती है कि वेनम मर चुका है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था। ये मूवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीयू की फ्यूचर मूवी के लिए, क्योंकि एंड में एक सॉलिड झटका लगा है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, एमसीयू का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जिसमें सोनी ने एमसीयू के साथ मिलकर तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज रखा है। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है, जहां एबॉन्डेड बच्चों को रखा जाता था। तभी हम लोग देखते हैं केटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस बैरिसन अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, जो कि एक मेंटल एसाइलम जैसा दिख रहा होता है। हम लोग आगे देखते हैं फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है। केटस उससे पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? फ्रांसिस कहती है उसकी म्यूटेशंस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और वो एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही है। वो डरी हुई होती है क्योंकि कुछ लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जाने वाला है, जिसमें क्लेटस हिम्मत बढ़ाते हुए बोलता है सब ठीक हो जाएगा। उसको क्लेटस कहता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए एक लौती होप है और उसे वो दूर नहीं रख सकते। तभी कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को आके लेने जाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लेटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना आपा खो बैठता है। यहाँ वो लोग फ्रांसिस को लेके जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ क्लेटस खिड़की पे बस हाथ मारता रहता है। फ्रांसिस को वैन में एक सीक्रेट लोकेशन में लेके जाते हैं, मगर बीच रास्ते पे फ्रांसिस अपना सोनिक पावर के मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो अपने आवाज के पावर से किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। वो अपने आवाज के इस्तेमाल करके पुलिस ऑफिसर पे अटैक करने की कोशिश करती है। फ्रांसिस की सोनिक पावर के वजह से वैन पलट जाती है और पुलिस वाले की ईयर इंजरी होने लगती है और घबराहट में फ्रांसिस के आंख में गोली मार बैठता है। ऑफिसर को लगता है वो मर चुकी है और फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन में भेज दिया जाता है, जिसका नाम है रेवेनक्रॉफ्ट। इधर एक डॉक्टर उस पे एक्सपेरिमेंट करती है, जो कि एक नंबर की कमी होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक वार्ड बॉय फ्रांसिस के हाथ में एक न्यूज़पेपर देके जाता है, जिसमें ये खबर छपी होती है कि क्या क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा देनी चाहिए। एक्चुअली क्लेटस कैसिडी बहुत बड़ा सीरियल किलर था। कुछ खास एविडेंस ना मिलने के कारण उसका डेथ सेंटेंस अभी भी रुकी हुई है। और यहाँ देखने वाली ये चीज होती है कि आर्टिकल एक्चुअली एडी ब्रॉक ने लिखा था और यहाँ एक डॉक्टर ऐसा कहती है कि उस जैसे लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए। अब अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक और एडी ब्रॉक बात कर रहे होते हैं, जहाँ एडी कहता है कि मुझे क्लेटस से कोई लेना देना नहीं है, जिस पे डिटेक्टिव कहता है कि क्लेटस सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। जिसमें एडी पूछता है मुझसे क्या बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है, जिसके जवाब में डिटेक्टिव कहता है कि वो डेड बॉडीज के बारे में तुमको कुछ बताना चाहता है, जिन्हें उसने मारा था। तभी वेनम एडी के शरीर से निकलता है और ऑलमोस्ट डिटेक्टिव को खाने जाने वाला ही होता है कि एडी उसे रोक लेता है और वो एक बाथरूम में चला जाता है। और वही बाथरूम में एक लेडी और डिटेक्टिव बाथरूम में बैठ के एडी और वेनम का बात सुन रहा होता है। वेनम एडी को ये समझा रहा होता है कि हमें बाहर जाके इस सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ वेनम एडी की बेइज्जती करता है, जिसपे एडी वेनम से कहता है कि उसे एडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वेनम कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं एडी क्लेटस से मिलने जाता है जेल में। यहाँ एडी क्लेटस से पूछता है कि उसको उससे क्या चाहिए और क्लेटस बोलता है कि क्लेटस चाहता है कि एडी उसके फैंस के लिए एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ प्रिंट करे। उसके बदले में उसको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, जिसमें एडी को अपने सारे राज बताएगा। जिसमें एडी पूछता है मैं क्यों? जवाब में क्लेटस बोलता है I like you। अब कैसिडी एडी से कहता है कि डिस्टेंट कैथेड्रल इज ऑल आई सी, फ्रैक्चर्ड एंजल अनदर पार्ट ऑफ मी। ये एक्चुअली फ्रांसिस के लिए होता है। क्लेटस कहता है कि इतना मेरा काम कर दो तो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको दे दूंगा। अब एडी वहां से जाने लगता है, तभी वेनम उसे रोकता है
और दीवार पे बना हुआ कुछ तस्वीर दिखाने लगता है जिसमें कैलिब्रेल भी होता है। उस पे कुछ मैसेज होता है जैसे कि टू बी द स्ट्राइक वॉज गिवन बिटवीन द सफरिंग। वहाँ कुछ ग्रेप्स भी होता है और वो सब देख के एडी वहाँ से निकलने जाता है और जाते जाते क्लेटस एडी से कहता है मुझे भूल मत जाना। बाहर आके डिटेक्टिव एडी से पूछता है कि उसने क्या बताया, जिसमें एडी कहता है अभी तक उसने कुछ नहीं बताया और ऐसी चीजें पता करने के लिए टाइम लगता है और वो अपने बाइक पे बैठ के निकल जाता है। और यहाँ वेनम जेल के दीवार पे बने हुए कुछ ड्राइंग को डिकोड करने में मदद करते हैं और उसे बीच का एक लोकेशन मिलता है जहाँ कैसिडी ने सारे डेड बॉडीज को छुपाया है। पुलिस जाके उधर तलाशी लेते हैं और वहां से उन लोग को बहुत सारे डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें कैसिडी ने मारा था। और यहाँ एक रिपोर्टर एडी का इंटरव्यू लेता है कि क्या तुम्हारा कैसिडी के साथ दोस्ती के कारण उसने ये लोकेशन बताया है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ तुम ही मिले हो। और वो रिपोर्टर कहता है कैसिडी तुम्हें पसंद भी करता है। ये इंटरव्यू देख के डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एडी ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था और सबूत मिलने के कारण कैसिडी की मौत की सजा सुनाया जाता है। ये खबर हर जगह फैलने लगती है और ये बात फ्रांसिस तक भी पहुंच जाती है और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। क्लेटस को भी लगता है एडी ने उसके साथ धोखा दिया है और उसके लिए वो एडी को दोषी ठहराता है। इस खबर छपने के बाद एडी रातों रात फेमस हो जाता है। फिर वेनम एडी से कहता है वो लोग एक साथ मिलके बुराई को खत्म करेंगे। वेनम एडी से ये भी कहता है वो मुर्गियां खा खा के थक गया है और वो इंसान को खाने के लिए तरस रहा है, जिसमें एडी कहता है वो पहले ही कैसिडी के केस में उलझा हुआ है। एक भी शख्स की मौत हुई या गायब हो गया तो FBI का शक उसके ऊपर ही आ जाएगा। आगे वेनम एडी को गाली देने लगता है जिसमें एडी उससे थोड़ा रिस्पेक्ट में बात करने बोलता है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं एडी मिस्टर स्टैन से मिलने जाता है और वहां से पोल्ट्री फार्म जाता है जहां वो लोग मुर्गियों को खाने लगते हैं। आगे वेनम वहां से जाने लगता है, तभी वहां पर एक गुंडा एक औरत का पैसे लूटने लगता है। एडी वेनम को इसमें ना पढ़ने बोलता है और वेनम उसकी नहीं सुनता और वो उस गुंडे को पकड़ के खाने ही कोशिश करता है। एडी उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसा ना करे, जिससे वेनम उसे छोड़ देता है और दोनों वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से एन का कॉल आता है और वो एडी को मिलने के लिए बुलाती है। इसके लिए एडी राजी हो जाता है। आगे एडी एन से मिलती है। एडी मन में ही वेनम से बात करता है। एडी का ये बिहेवियर देख के एन एडी से पूछती है वेनम तुम्हारे साथ है, लेकिन एडी कहता है वेनम मर चुका है। यहाँ एन बताती है कि डैन और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुन के एडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एन एडी के पास आके कहती है कि हे वेनम मुझे पता है तुम एडी के अंदर हो, प्लीज एडी का ध्यान रखना। एडी वहां से निकल जाता है और बाइक में अपने घर जाने लगता है, जहाँ वेनम कहता है कि उसे ये सब चीजों में दुखी नहीं होना चाहिए, जिस पे एडी कहता है कि तुम ये सब चीज समझ नहीं सकते। अगले दिन एडी किचन में होता है जहाँ वेनम खाना पकाता है और एडी को बोलता है ब्रेकफास्ट करने। वेनम एडी को लेटर बॉक्स से एक लेटर देता है जो क्लेटस कैसिडी ने लिखा था। कैसिडी एडी से कहता है कि उसके कारण उसको मौत की सजा मिली है। यहाँ क्लेटस एडी से कहता है कि अगर वो पैदा नहीं होता तो उसके ग्रैंडमदर को सीढ़ियों से कौन ढकेल के मारता, उसके मॉम के बाथटब में हेयर ड्रायर कौन रखता। यहाँ पता चलता है कि कैसिडी ने अपने घर वाले तक को नहीं छोड़ा। आगे क्लेटस ये भी बताता है कि ये सब होने के बाद उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया था जहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास सोनिक पावर थी। फिर उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लग गए। आगे क्लेटस एडी को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। ये सब पढ़ के एडी क्लेटस के साथ आखिरी बार मिलने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लेटस से मिलने एडी जेल पहुंचता है, जहां क्लेटस कहता है वो हमेशा से परिवार के लिए तरसता रहा, जहां एडी बोलता है हाँ अपने ग्रैंडमदर अपने माँ को मार के प्यार जताना ये नया तरीका है। आगे क्लेटस एडी से कहता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ एडी है और वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। क्लेटस एडी को बुरा भला बोलता है जिससे वेनम को गुस्सा आता है और वो एडी के पेट से निकल के कैसिडी को मारने लगता है, बट कैसिडी एडी को पकड़ के उसके हाथ पे काट देता है। तभी वहाँ के गार्ड उन दोनों को छुड़ाता है
और एडी वहां से जाने लगता है। कैसिडी फिर एडी से कहता है वो पहले भी ब्लड को टेस्ट किया है, लेकिन उसका ब्लड बहुत ही अजीब है। यहाँ हमें ये भी देखने मिलता है कि कैसिडी ने एडी को जब काटा था, एडी का सिम्बियोट कैसिडी के मुंह पे चला गया था और यहाँ जन्म होता है कार्नेज का। आगे एडी घर जाता है जहाँ वेनम एडी से माफी मांगता है, जहाँ एडी वेनम को बोलता है तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता या किसी ने हम लोग को देख लिया होता तो बहुत बड़ी इशू हो जाती। यहाँ एडी और वेनम की बहस होती है, जहाँ एडी वेनम से बोलता है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरे दिमाग से चैन चला गया है और तुम हो कि मुझे परेशान कर रहे हो। जिसमें वेनम कहता है पहले तुम एक लूजर थे और मैंने ही तुम्हारी मदद की और कैसिडी के बीच वाली लोकेशन भी मैंने ही निकाल के दिया है, जिसके वजह से तुम्हें डेड बॉडीज मिली और तुम फेमस हो गए। यहाँ वेनम घर में तोड़फोड़ करने लगता है और एडी वेनम को वहां से चले जाने बोलता है। ये सब सुन के वेनम वहां से चले जाने लगता है और उसके बाइक को तोड़ देता है। वेनम वहां से बॉडीज चेंज करते करते जाने लगता है। फिर हम लोग कैसिडी को देखते हैं जिसे डेथ सेंटेंस दिया गया था, जहां उसे इंजेक्शन देके मारने वाला था। वहां थोड़े लोग देखने भी आए होते हैं। वो लोग कैसिडी को इंजेक्शन इंजेक्ट करने जाते हैं, मगर इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं होता और उसका सिम्बियोट उसके बॉडी से निकलने लगता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। हम लोग यहाँ कार्नेज का एक झलक भी देखते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। वो वहाँ के ऑफिसर्स को मार देता है और वहाँ के जेल के हर एक कैदियों को भागने में मदद करता है। आगे हम लोग एडी को देखते हैं जो घर के साफ सफाई कर रहा था और रिपेयरिंग भी थोड़ा बहुत कर रहा था, और दूसरी तरफ वेनम एक बॉडी को पकड़ लेता है और एक टावर पे नाराज होकर बैठा हुआ होता है। अब एडी घर पे आराम से टीवी देख रहा होता है, जहां न्यूज से उसे ये पता चलता है कि कैसिडी जेल से भाग चुका है, और ये देख के एडी काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाता है। तभी एडी से मिलने डिटेक्टिव पैट्रिक आता है और एडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। एडी उससे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कैसिडी कैसे भागा, जिसमें डिटेक्टिव पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ तुम ही हो जिसने कैसिडी के साथ बात किया था और तुमको ही कैसिडी ने डेड बॉडीज की लोकेशन बताई थी। एडी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और एडी कैसिडी को ढूंढने की कोशिश करता है और क्लूज देखने लगता है, और दूसरी तरफ वेनम बॉडीज को चेंज करते रहता है क्योंकि वो सब उसके साथ कॉम्पेटेबल नहीं थे। आगे वो एक लड़की को पकड़ लेता है और वो एक पार्टी में चला जाता है जहां सब लोग कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, जहां सब लोग उसको कॉस्ट्यूम समझ लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कैसिडी को देखते हैं जो कि एक गाड़ी चोरी करके भाग रहा होता है। कार्नेज कैसिडी से कहता है कि इस दुनिया में बस और एक सिम्बियोट है जो कि है वेनम। अगर वो उसको मार दिया तो वो दोनों मिलके दुनिया में राज कर सकता है। जिसमें कैसिडी कहता है पहले मुझे अपनी पार्टनर फ्रांसिस को छुड़ाना होगा, जिसमें कार्नेज राजी हो जाता है और दोनों के बीच में डील होता है। और दूसरी तरफ वेनम उस कंपटीशन को जीत जाता है और वो एक स्पीच देने लगता है जिसमें सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगने लगता है, और वेनम अंदर ही अंदर एडी को मिस करता है। और दूसरी तरफ एडी उस ऑर्फनेज में जाता है जहां कैसिडी रहता था, जहां उसे दीवार पे CK+F भी लिखा दिखता है। एडी डिटेक्टिव पैट्रिक को कॉल करके बोलता है कि वो कैसिडी के ऑर्फनेज में है जहां उसे एक चीज मिली है। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि FB कौन है, तो डिटेक्टिव कहता है कि वो फ्रांसिस बैरिसन है। आगे वो ये भी बताता है कि वो और उसके टीम फ्रांसिस को एक वैन में लेके जा रहे थे रिसर्च के लिए, वो भी सीक्रेट लोकेशन में, जहां फ्रांसिस भागने की कोशिश किया था, जिसमें वो लोग उस पे गोली चलाए थे, जिसमें डिटेक्टिव को लगा कि वो मर चुकी है। यहाँ डिटेक्टिव को ये लगने लगता है कि फ्रांसिस मर चुकी है, लेकिन असलियत में वो जिंदा थी। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग क्लेटस कैसिडी को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाके शॉप ओनर को मार देता है और उसी कंप्यूटर से रेवेनक्रॉफ्ट का सीक्रेट लोकेशन पता लगाता है। फिर कैसिडी और कार्नेज वहां चला जाता है और उधर का एक डॉक्टर को मार के फ्रांसिस के रूम में चला जाता है, और वो सबसे पहले फ्रांसिस की मुलाकात कार्नेज से करवाता है
और वो कार्नेज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर कैसिडी फ्रांसिस को लेके उधर से गाड़ी में भागने लगता है और उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, लेकिन कार्नेज उन सब गाड़ियों को फोड़ने लगता है और पुलिस लोगों को मारने लगता है। और दूसरी तरफ वेनम एक शख्स के साथ मिस चैन के शॉप में आता है और मिस चैन से चॉकलेट और खाना मांगता है, क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो बहुत अर्जों से भूखा था। और आगे एडी को कस्टडी में लिया जाता है और डिटेक्टिव एडी को बोलता है कि लोगों ने एक अजीब सा मॉन्स्टर देखा है और एडी के घर के आसपास कुछ डेड बॉडीज भी मिला है। डिटेक्टिव एडी को सब सच सच बोलने बोलता है। एडी कहता है पहले उसे एक फोन कॉल करना है, तब तक वो कुछ नहीं कह सकता। एडी एन को कॉल करके बुलाती है और एन डैन के साथ कार में निकल जाता है। एन फिर एडी से मिलता है। एडी एन से कहती है शहर में जो सब हो रहा है वो कैसिडी के वजह से हो रहा है और उसके बॉडी में एक सिम्बियोट है। यहाँ एडी ये भी बताता है कि वो और वेनम अभी साथ नहीं है। यहाँ एडी एन से रिक्वेस्ट करता है कि जाके वेनम को ढूंढे। यहाँ एन मिस चैन के शॉप में जाके उनसे मिलती है और वेनम के बारे में पूछती है, लेकिन वेनम मिस चैन के बॉडी में छुपा होता है। वो एडी से काफी नाराज होता है। एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को वेनम की जरूरत है। ये सब सुन के वेनम एडी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ हम लोग कैसिडी और फ्रांसिस को देखते हैं जो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। यहाँ कैसिडी बोलता है कि उसका अगला शिकार एडी है और कार्नेज कहता है कि उसका अगला शिकार वेनम है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एन एडी से मिलने जाता है। उसके शरीर में वेनम होता है। आगे वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, जहां वेनम एडी से माफी मांगने बोलता है, जिसमें एडी वेनम से माफी मांगता है। नेक्स्ट हम लोग डिटेक्टिव को देखते हैं जो कार में ट्रैवल कर रहा होता है। उसे बीच रास्ते पे क्लेटस दिखता है और वो कार से उतर के उस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन कार्नेज उसे पकड़ लेता है। वहाँ दूसरी तरफ फ्रांसिस एडी के घर जाती है। उसे एन के लिए रखी हुई रिंग दिखती है और वो उसे ले लेती है। वहाँ उसे एन की फोटो ही दिखा देती है। आगे फ्रांसिस एन को किडनैप कर लेती है और डैन को एक लेटर देती है और बोलती है कि एडी को हमारे शादी में आने जरूर बोलना, और वो एन को लेकर चली जाती है। डैन फिर एडी को सब बताता है और एडी डैन से पूछता है कि वो लोग एन को कहाँ लेकर गए, जिसमें वो एडी को कैथेड्रल का लोकेशन देता है। आगे हम लोग कैथेड्रल में फ्रांसिस और कैसिडी को देखते हैं जो कि शादी करने वाले होते हैं और डिटेक्टिव को बंदी बना के रखा होता है। यहाँ उन लोग की शादी हो जाती है। तब तक वेनम भी उधर आ जाता है, जिसे वेनम अंदर आने लगता है। तभी कैसिडी के अंदर से कार्नेज बाहर आता है और ये देख के वेनम वापस एडी के अंदर छुप जाता है। एडी पूछता है कि क्या हुआ। इसमें वेनम कहता है कि ये तो रेड वन है, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एडी वेनम को बाहर आने बोलता है, जिसके बदले में वो जिसे चाहे उसे खा सकता है। ये सुनकर वेनम बाहर आता है और वेनम कार्नेज को मारने के लिए भागता है और कार्नेज उस पर स्पाइक्स फेंकने लगता है। फिर वेनम कार्नेज को मारने लगता है। कार्नेज भी मारने लगता है वेनम को। और दूसरी तरफ फ्रांसिस डिटेक्टिव को पकड़ के मारने लगती है, क्योंकि शुरुआत में उसने उस पर वैन में गोली चलाई थी। वही कार्नेज वेनम को पिलर से बांध देता है। यहाँ कार्नेज और फ्रांसिस के बीच में दो बातें होती है, क्योंकि फ्रांसिस के पास सोनिक पावर थी, जिसके चिल्लाने से सिम्बियोट कमजोर पड़ रहे थे। उधर फ्रांसिस डिटेक्टिव को मारने लगती है और उसका आंख फोड़ देती है, और इस तरफ डैन कार्नेज पे केरोसिन फेंक के आग लगा लेता है, जिसके वजह से कार्नेज चिल्लाने लगता है और कार्नेज डैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर एडी कार्नेज को पकड़ के मारने लगता है। यहाँ कैथेड्रल में एक बड़ा सा घंटा होता है जो कि बचने लगता है, जिसके कारण दोनों सिम्बियोट बाहर आते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से उन लोगों के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। आगे कार्नेज एन को पकड़ के एडी से कहता है कि उसे एन को मरते हुए देखना पड़ेगा, और वो एन को लेके कैथेड्रल के ऊपर चला जाता है। यहाँ वेनम के ऊपर बड़ी बड़ी दीवार गिरने के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था, और वो एडी से कहता है कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि कार्नेज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को पकड़ता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। कार्नेज के पकड़ने के कारण फ्रांसिस का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कैसिडी कार्नेज को उसे छोड़ने के लिए कहता है, मगर कैसिडी का कंट्रोल कार्नेज पे नहीं था। यहाँ एडी वेनम से कहता है, कैसिडी को देखो, कार्नेज पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। एडी वेनम से कहता है, हम लोग की बस परफेक्ट मैच है। और ये सब सुन के वेनम को जोश आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। आगे वेनम एक स्टील का रॉड लेके कैथेड्रल के ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ कार्नेज एन को लेके गया था।
मगर वेनम यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। आगे कार्नेज एन को खाने जा ही रहा होता है, तभी वेनम आके स्टील का रॉड कार्नेज के मुंह पे घुसा देता है। इसके कारण एन नीचे गिरने लगती है, मगर सही वक्त पे वेनम आके उसे पकड़ लेता है। मगर कार्नेज अपना स्पाइक्स वेनम पे चढ़ा रहा होता है और वेनम चिल्लाने लगता है। आगे कार्नेज वेनम से ये कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा और कहता है लेट देयर बी कार्नेज। मगर तब तक फ्रांसिस को होश आ जाता है और वेनम से कहती है कि हमें कौन सी साउंड चाहिए। इसमें वेनम सोनिक साउंड निकालने कहता है, मगर तभी कार्नेज फ्रांसिस को मारता है, जिसे वो 1 घंटे पे जाके लगता है। लेकिन गिरते वक्त फ्रांसिस जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण कैथेड्रल का हर एक चीजें टूटने लगती है और उन दोनों के सिम्बियोट उन दोनों के शरीर से अलग हो जाता है। तब तक एक बड़ा सा घंटा फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है और यहाँ डैन, एडी और एन नीचे गिरने लगता है, जिसे वेनम बचा लेता है। मगर कैसिडी ऊपर से नीचे गिर जाता है और वही कार्नेज दूसरी तरफ गिर जाता है। अब कार्नेज कैसिडी के पास जाने लगता है, तभी वेनम आके उसे खा जाता है और कैसिडी को पकड़ लेता है। फिर कैसिडी कहता है वो कार्नेज के बिना भी एक किलर था। इसमें वेनम कैसिडी का सर खा जाता है और थोड़ी देर बाद उधर पुलिस आ जाता है। एन एडी और वेनम को अपना ध्यान रखने बोलती है और वो डैन के साथ चली जाती है। और वही दूसरी तरफ हम लोग डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कि बच गया था और उसका आईज ग्लो कर रहा था। दोस्तों, सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला है। मूवी के एंड में हम लोग वेनम और एडी को समुंदर के किनारे बैठे हुए देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एडी बेड पे लेट के टीवी में टेलीनोवेला देख रहा होता है। तो भी एडी कहता है क्या हम लोग को एक दूसरे से राज छुपाना चाहिए, जिसमें वेनम कहता है हम सबका एक पास्ट होता है। 80 बिलियन लाइट ईयर ऑफ हाई नॉलेज अक्रॉस द यूनिवर्स वुड एक्सप्लोड योर टाइनी लिटिल ब्रेन। इसके बाद वेनम कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ। हम लोग को ऐसा लगता है कि वेनम उसकी रेस, क्लीटर या सिम्बियोट गॉड नल के बारे में बात कर रहा होता है। तभी टीवी फ्लिकर होने लगता है और आसपास का सभी चीजें बदलती है। एडी को लगता है कि ये सब वेनम कर रहा होता है और वेनम कहता है कि मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी एक गोल्डन लाइट चमकता है और हमारा जे जोना जेनेसन दिखता है टीवी में। और यहाँ हम लोग का होश उठ जाता है, क्योंकि वेनम अभी एमसीयू के टाइमलाइन में पहुंच गया था। तभी एडी वेनम बन जाता है और टीवी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देख के बोलता है डैड गाई। मतलब वेनम और स्पाइडरमैन को एक साथ फ्यूचर में देख पाएंगे। इससे खुशी और क्या हो सकता है यार। मैं तो बहुत ज्यादा ही वेट कर रहा हूँ दोनों को एक साथ देखने के लिए। मुझे पता है वॉइस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन तबीयत खराब था, बहुत सारा प्रॉब्लम आया था घर में, तो रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से किया गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके बाद रेगुलर वीडियो बनाने का। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।